नमस्कार, मैं हूं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वाराणसी में 19 वर्षीय युवती के साथ 6 दिनों में 23 लड़कों द्वारा किया गया सामूहिक बलात्कार के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 3 महीने में 5 से ज्यादा जघन्य बलात्कार के मामले आ चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और लापरवाह होने का आरोप लगाया है। दरअसल युवाओं को रोजगार देने के लिए आवंटित की गई 10,000 करोड़ रुपया को बिना खर्च किए वापस कर दिया गया, जबकि रोजगार की भीषण कमी है। भारत की वर्तमान बेरोजगारी दर पूर्व की तुलना में कहीं अधिक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने, आंधी तूफान और बारिश से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 38 लोगों की मौत हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिहार के कई क्षेत्रों में अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और देखना यह है कि अब इस पर रोक लगती है या नहीं। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहे और आप हमसे जुड़े हुए रहें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम संगठनों ने भी उनका साथ दिया है। बड़ी संख्या में लोग इस विरोध में शामिल हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। पीडीपी के महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहर के केंद्र की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया, यानी उसे कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू कर दिया है, जिसका पहला चरण 7 जुलाई तक चलेगा, जो 87 दिनों का है। इस दौरान 1 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। AIMPLB के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम ने सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। फजलुर रहीम ने कहा है कि यह अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और विधेयक को निरस्त करने के लिए है, क्योंकि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा। AIMPLB इसे इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानता है। बोर्ड ने इसे वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया है और आंदोलन तब तक जारी रखने का ऐलान किया है जब तक विधेयक पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता है। AIMPLB ने इसे 1985 के शाहबानो मामले जैसा व्यापक जन आंदोलन बनाने की योजना बनाई है, जो शहर से गांव तक फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड की महिला विंग महिलाओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। समुदाय से संयम बरतने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की अपील की गई है। अभियान के तहत कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तहफूज-ए-औकाफ कारवां नाम से बड़ा आयोजन होगा। 30 अप्रैल को रात के 9 बजे देश भर में आधे घंटे के लिए लाइट बंद करके ब्लैक आउट के जरिए प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक और बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जुमे की नमाज के बाद मानव श्रृंखला बनाकर विरोध भी किया जाएगा। सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां दी जाएगी और राष्ट्रपति गृह मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस तरह की बड़ी योजना बनाई जा रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें होंगी, जहां वक्फ विधेयक के नुकसान बताए जाएंगे। AIMPLB ने वक्फ कानून को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की है। बोर्ड का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर कब्जा को आसान बनाएगा, जिससे सरकार या व्यक्ति उन्हें हड़प सकता है। नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और जिला कलेक्टरों को संपत्तियों का मूल्यांकन करने का अधिकार देने का विरोध किया जा रहा है। AIMPLB का कहना है कि यह विधेयक संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन करता है, क्योंकि यह हिंदू और सिख धार्मिक संस्थाओं के साथ समान व्यवहार नहीं करता है।
बोर्ड के अनुसार वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करना और सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के नए कानून के विरोध में देश भर में कितने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की आवाज भरने की तैयारी किया जा रहा है। देश भर के सभी राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में, मुख्यालयों में पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा और जहां भी संभव हो सकेगा अपने बुद्धिजीवियों, युवाओं, बच्चों, महिलाओं को साथ रखकर इस तरह के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि वक्फ कानून तो पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। ये अलग बात है कि जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर अटकलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्यों के पास है। केंद्र अपने तरफ से लागू कर दिया है, लेकिन अब राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे अपने राज्य में लागू करेंगे या नहीं। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि वक्फ के कानून को लेकर प्रदर्शन होना जो है वो शुरू हो चुका है और इसकी तैयारी, इसकी जो चिंगारी है वो अब शुरू हो चुका है। देश भर के कई हिस्सों में वक्फ के नए कानून को लेकर प्रदर्शन हो रही है। अलग अलग पार्टियों में टूट भी आ रही है, जिससे इस पार्टी की विचार जो है सामने आ रही है। तो अब देखना होगा कि इस तरह की मुहिम कितनी सफल हो पाती है और वक्फ कानून अब जो है वापस होगी या नहीं, या आगे किस तरह का प्रदर्शन रहता है, ये सब अभी देखना बाकी है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने एक फैसले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में जो टिप्पणी की है उसे लेकर विवाद छिड़ गया है। कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। इसे समझिए, बहुत ही रोचक मामला है। उसके साथ जो भी हुआ है वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, ये कोर्ट ने कहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एमए की एक छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड यानी पुरुष मित्र पर रेप का आरोप लगाया था। यह मामला सितंबर 2024 का है। जस्टिस संजय कुमार ने इस मामले में अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है। क्या है पूरा मामला, इसे समझिए पहले। कानूनी मामलों पर खबर प्रकाशित करने वाले पोर्टल बार एंड बेंच के मुताबिक सितंबर 2024 में छात्रा अपनी 3 महिला मित्रों के साथ दिल्ली के एक बार गई थी, जहां उनकी मुलाकात जान पहचान के कुछ पुरुषों से हुई, जिनमें एक अभियुक्त भी छात्र था। और छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि वो शराब के नशे में थी और उस समय पर अभियुक्त भी शराब के नशे में था और उसके करीब आ रहा था। वो लोग सुबह 3 बजे तक बार में थे और अभियुक्त बार बार छात्रा से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। ये बात कही गई है पीड़िता के द्वारा एफआईआर में। छात्रा ने बताया कि अभियुक्त के कई बार कहने पर वह उसके घर आराम करने के लिए जाने को तैयार हो गई, लेकिन अभियुक्त उसे अपने घर नोएडा ले जाने के बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लाइट में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ बलात्कार किया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अभियुक्त को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त ने जमानत की अर्जी में अदालत से कहा था कि महिला को उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वो खुद ही उनके साथ चलने को तैयार हो गई थी। अभियुक्त ने रेप के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच यौन संबंध सहमति के साथ बने थे। अदालत ने क्या कहा, अब इसे समझिए। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अदालत मानती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया और घटना के लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। महिला ने अपने बयान में भी कुछ यही बातें कही हैं। उनकी मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई बात नहीं रखी है। जस्टिस संजय कुमार ने यह भी कहा है कि महिला पोस्ट ग्रेजुएट है और अपने कृत्य की नैतिकता और उसकी अहमियत को समझने में सक्षम है। उनके मुताबिक सारे तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपराध की प्रकृति, सबूत, दोनों पक्षों के बयानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समझा कि याचिकाकर्ता को जमानत पाने का हक है, लिहाजा जमानत की अनुमति भी दी गई है। इससे पहले भी कोर्ट इस तरह के फैसलों को लेकर विवाद में रहा है। यहाँ पर सवाल उठता है कि एक एमए की छात्रा एक बार गई, वो खुद शराब के नशे में थी। उसी समय एक लड़का जो खुद शराब के नशे में था वो इसके करीब आया। लड़की के मुताबिक वो कहने लगा कि तुम चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि लड़के के अनुसार कहा गया कि
उसको सहारा चाहिए था। लड़की के अनुसार उसे अपने रूम पे ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसे फ्लाइट पे ले जाया गया और वहाँ पर उसके साथ रेप की गई। लेकिन जो इस बात से स्पष्ट होता है कि इस पूरी कहानी में लड़की इन्वॉल्व है, ये कोर्ट का कहना है। लड़की खुद उसे ले जाने की, उसके साथ जाने की बात कही है। इस तरह इस मामले में जो घटना घटी है, यानी उसके साथ जो यौन संबंध बनाए गए हैं, इसके लिए कोर्ट ने उस लड़की को भी दोषी माना है, इसलिए उसे जमानत की अनुमति दी है। अब इस पूरी मामले को लेकर आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक विवादित फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला है वो सुर्खियों में रही है, आलोचना में रही है। इसी साल 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो के एक केस की सुनवाई के दौरान विवादित फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि स्तनों को छूना और पायजामों के नारे डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आता है। हालांकि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस विवादित फैसले पर रोक लगा दी थी। वी द वीमेन ऑफ द इंडिया नामक संगठन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह के बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। अब इन खबरों को समझने के बाद बात समझ में आती है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कितना उचित है और कितना अनुचित। हालांकि दूसरे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, अब इस मामले पर आलोचना की जा रही है, लेकिन अभी और बातों को समझना बाकी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन दोनों घटनाओं पर, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।